गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस श्रीशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज मैंने बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विधि के छात्रों के लिए। बहुत दिन से कह रहे थे कि इस टॉपिक की वीडियो बनाइए। जानिए हमारे कानून के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम लोग बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो रीट है 5 रीट मोस्ट इंपोर्टेंट केस टॉपिक के बारे में विशेष बातें। तो चलते वीडियो की तरफ। थैंक यू। दुनिया के कई देशों में प्राधिकारी अपने किसी भी नागरिक को बिना चार्ज किए महीनों वर्षों तक कारागार में बंदी बनाकर रख सकते हैं। ऐसे में उन नागरिकों के पास विरोध करने या चुनौती देने का कोई कानूनी साधन उपलब्ध नहीं होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट गैर कानूनी बंदी हिरासत में लिए जाने के खिलाफ नागरिकों के पास एक हथियार है जो नागरिकों को अपने हितों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जाने की शक्ति प्रदान करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। याचिका की अवधारणा अनिवार्य रूप से इंग्लैंड में उत्पन्न हुई थी। इंग्लैंड में उत्पन्न इस तरह से एक महत्वपूर्ण पुरालेख प्रेरोगेटिव रीट को बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में जाना जाता है। हैबस कॉर्पस की तरह इस तरह के अन्य प्रेरोगेटिव रीट्स से सबसे आम है वारंटो, एरिटो, मैंडमस और प्रोसेस्डो और सेटियोरी। ये जो 5 तरह की जो रीटें हैं ये बहुत ही प्रचलित है। तो हम लोग बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ शरीर होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग किसी भी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए किया जाता है जिसको बिना कानूनी औचित्य के अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया हो, जिससे अवैध तरीके से बेचारे को फंसा दिया गया हो। तब वो इंसान हैबस कॉर्पस की सहायता ले सकता है और कोर्ट में रीट दायर कर सकता है, हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य बनाम केपी वर्मा AIR SSC SC 575 केस में कहा कि निरोध को अनुच्छेद 22 का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी हिरासत के 24 घंटे के भीतर उत्पन्न नहीं होता है वहां रिहा होने का हकदार है। इस रीट का उपयोग यह है कि यह किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के तत्काल निर्धारण का सक्षम बनाता है। कौन सी रीट? बंदी प्रत्यक्षीकरण। रीट को इंग्लैंड में मानव स्वतंत्रता की नींव के रूप में माना जाता है और ब्रिटिश नागरिक इस विशेष अधिकार पर जोर देते थे। चाहे वह व्यवसाय हो या उपनिवेश के लिए गए हो, अवैध रूप के हिरासत में लिए जाने के खिलाफ विरोध करने या चुनौती देने का कोई भी कानून साधन उपलब्ध होना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति के पास में कानूनी साधन उपलब्ध जरूर होना चाहिए और वह खुद को बचा सके। इस तरह इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में एक जगह स्थापित की जब अमेरिका वासियों ने ब्रिटिश उपनिवेशों से अपनी स्वतंत्रता ले ली और अमेरिका संविधान के तहत एक नया राज्य स्थापित किया। भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोगों को मोर इंपोर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि रीट सिर्फ 2 ही न्यायालय में लगा सकते हैं, या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, या तो उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में। भारत के संविधान अनुच्छेद 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के जरिए हाई कोर्ट 5 तरह की रीट बहाल कर सकता है। उसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट रीट, हैबस कॉर्पस। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है। अब हम लोग जो जानेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण कैसे काम करता है, हम लोगों के मन में प्रश्न जरूर आता है। चलते जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट एक अदालत का आदेश है जो मांग करता है कि एक सरकारी अधिकारी जैसे कि एक वार्डन
एक कैद व्यक्ति को अदालत में पहुंचाए और उस व्यक्ति की बंदी के लिए वैध कारण दिखाए। यह प्रक्रिया जेल कैदियों या उनकी ओर से काम करने वाले अन्य लोगों को कारावास का कानूनी आधार प्रदान करने के लिए एक साधन प्रदान करती है कि कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कोई भी उनको मार पीट रहा है या उनको प्रताड़ित कर रहा है या अन्याय हो रहा है, तो वो लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं और रीट लगा सकते हैं। हैबस कॉर्पस की अंग्रेजी कॉमन लॉ में गहरी जड़ें हैं। अक्सर अदालत इस मामले पर सुनवाई करती है जिसके दौरान कैदी और सरकार दोनों इस बारे में सबूत पेश करते हैं, क्या व्यक्ति जेल में डालने का कोई कानूनी आधार है, क्या उसे डाला गया तो वैध रीजन था, कारण था। इसके बारे में कोर्ट को अच्छी तरह से गहन विवेक से अनुसार निर्णय लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर 1 जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने जी सदानंद बनाम केरल राज्य AIR 1966 के केस में राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य के केस में कहा कि नजरबंद व बंदी करने की शक्ति प्राधिकरण के पास निहित है, वो इसका उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर उस शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है तो वह शक्तियों का इस्तेमाल गलत इरादे से किसी को बंदी बनाने के लिए करता है, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग किया जाएगा। तो एक विदेशी जो भारत में गुप्त रूप से प्रवेश करता है मूवमेंट में स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता और भारत से उन्हें निष्कासित करने की दृष्टि से उनका धरना अवैध नहीं है। मधुबाला बनाम नरेंद्र कुमार AIR 1982 938 के केस में कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अवैध हिरासत की शिकायत करता है या किसी निजी व्यक्ति के द्वारा नजरबंदी किया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण भी जारी किया जा सकता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाम शिवकांत शुक्ला, जिसे आमतौर पर हैबियस कॉर्पस केस के नाम से जाना जाता है, इंपोर्टेंट केस है जो दिसंबर 1975 के सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए आया था। इस मामले की महत्वपूर्ण प्रकृति को देखते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ को बुलाया गया था, 5 जजों की बेंच को बुलाया गया था इस निर्णय के लिए। जब आपातकाल के समय अनुच्छेद 21 निलंबित कर दिया गया था तब निवारक निरोध के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है, भले ही वह मूल अधिनियम यानी निवारक निरोध संबंधित अधिनियम था उल्लंघन किया हो। 44वें संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के समय उसको निलंबित नहीं कर सकते। किसको? आर्टिकल 21 को। इस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता मजबूत हुई है और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार आपातकाल के दौरान भी अपनी क्षमता बनाए रखता है। तो आप लोग क्या समझे, ये आपातकालीन समय के अंदर भी आप रीट लगा सकते हैं। न्यायमूर्ति खन्ना ने अपनी असहमति राय में लिखा कि भारत के संविधान और कानून की दया के सवाल पर जीवन और स्वतंत्रता की अनुमति नहीं देते। क्या अदालत के अधिकार के माध्यम से कानून बिल्कुल चुप हो जाएगा और म्यूट कर दिया जाएगा? परीक्षण के बिना नजरबंदी उन सभी के लिए एक अभिशाप है जिनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता से प्यार है। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य 1983 के SSC केस में न्यायालय ने राज्य की प्रतिक्रिया को एक वास्तविक आधार के रूप में देखा, जब वास्तव में कोई नई आधार नहीं था और इस तरह की याचिकाकर्ता की नजरबंदी की पूरी तरह से अनुचित थी। इसके बाद न्यायालय ने जांच की क्या इसकी सुधारात्मक शक्तियों के तहत ये याचिकाकर्ता के दावों का सहायक राहत के लिए कर सकता है। न्यायालय ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी और इसकी महत्वपूर्ण मायने छीन लिया जाए यदि न्यायालय अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के आदेश
पारित करने में संकोच करेगा। निर्णय के परिवर्तन के संबंध में निर्णय के निर्दिष्ट किया गया है कि राशि का भुगतान निर्णय की तारीख के 2 सप्ताह के भीतर ही किया जाना चाहिए। बिहार सरकार भुगतान करने के लिए सहमत हो गई। पश्चिम बंगाल खेत समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। रुद्रसा के मामले में स्पष्ट संदर्भ निवारण के माध्यम से मुआवजा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छू देवी बनाम भारत संघ AIR 1983 के बताया कि कोर्ट व्यवहार के मामले में कठोरवाद के नियमों का पालन नहीं करता है। यहाँ तक कि जेल से एक जासूस द्वारा पोस्ट कार्ड हिरासत की वैधता की जांच करने के लिए अदालत को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट मनमाना और अराजक राज्य कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बुनियादी साधन है। तो आपको क्या समझ में आया? इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिट इन योर एग्जामिनेशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एक्सप्रेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।